अगला मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है भारतीय किसान यूनियन या BKU का मूवमेंट, राइट। सो द थिंग अबाउट भारतीय किसान यूनियन इज ये कोई पर्टिकुलर स्टेट या एरिया में ऑपरेशनल नहीं था। ये कुछ कंट्री के कुछ स्टेट्स में कुछ एरियाज में था। जैसे कि इट वॉज प्रेवलेंट इन उत्तर प्रदेश में ये काम करता था, स्पेशली वेस्टर्न यूपी, ओके, और ये हरियाणा में भी था। तो BKU का ऑपरेशनल सिस्टम ऐसा था, दे यूज टू हैव अ नेटवर्क ऑफ फार्मर्स। जो सारे फार्मर्स थे, जो स्पेशली BKU के मेंबर्स थे, वो सारे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इन कम्युनिटीज में एक नेटवर्क टाइप सा था, जिसके हेल्प से ये एक स्टेट के बाहर भी, मतलब 2-3 स्टेट्स में ऑपरेशनल इफेक्टिवली थे। तो भारतीय किसान यूनियन का हम देखते हैं मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ। It was in 1988 when this movement happened in UP and Haryana. The Bharatiya Kisan Union, the movement group, it existed in UP and Haryana. But the movement that we are going to be talking about is actually it happened in Meerut, okay, in UP. So the movement was about the members were farmers, and the movement was about the increase in the electricity rates by the government. Government ने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी जो रेट्स हैं, प्राइसेस हैं, वो बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत दिक्कत होता है। वी डिस्कस दिस अर्लियर। तो उस चीज के अगेंस्ट में ये BKU के मेंबर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। So now let's look at the demands of the BKU. First of all, there was higher government floor prices for wheat, sugarcane, etc. Okay, तो floor price क्या होता है? We know कि किसी भी चीज का प्राइस जब सेट होता है वो मार्केट डिसाइड करती है, राइट। गवर्नमेंट उसमें से एक्सटर्नली इंटरफेयर कर सकती है। तो मार्केट कैसे डिसाइड करती है? जितना उस चीज का डिमांड रहता है उसका प्राइस उतना ज्यादा रहता है, या अगर डिमांड से सप्लाई कम हो तो इस इनइक्वेशन की वजह से प्राइस काफी ज्यादा रहेगा, राइट। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो उस चीज की, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रोड्यूस हो रही है, बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है वो चीज, और उसकी डिमांड उतनी है नहीं, तो उस चीज का जो है प्राइस गिर जाएगा। पीपल विल रिड्यूस देयर प्राइस, ताकि लोगों को एक इंसेंटिव मिल जाए कि वो गुड खरीदने के लिए, राइट, वो चीज परचेज करने के लिए। सो फ्लोर प्राइसेस ये होता है कि जब किसी चीज का, किसी कमोडिटी का, किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाता है, इट हैज बिकॉज ऑफ मोर सप्लाई लेस डिमांड, जो बहुत ज्यादा गिर जाता है और जो प्राइस है उससे किसानों को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, दे आर नॉट इवन एबल टू अर्न व्हाट दे शुड अर्न फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। तब क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और वो कहती है एक फ्लोर प्राइस होगा, एक मिनिमम प्राइस लेवल होगा, इससे कम कोई मतलब इससे कम में ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकती है, इससे कम ना तो कोई देगा ना कोई एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो ये है गवर्नमेंट डिसाइडेड फ्लोर प्राइसेस। तो शुगर केन और व्हीट की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई थी और सप्लाई इतना ज्यादा हो गया था और डिमांड उतनी थी नहीं, तो उसके प्राइसेस बहुत तेजी से गिर रहे थे। That is why the members of BKU demanded for a floor price setting up by the government, ताकि एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल रहे और उसके नीचे किसी भी फार्मर को अर्न नहीं करना पड़े, उतना तक एटलीस्ट पैसा मिल जाए फार्मर्स को इन चीजों का प्रोडक्शन के लिए। बिकॉज प्रोडक्शन में भी काफी इनसे वो चाहिए होती है प्रोडक्शन में, लाइक यू पेइंग फॉर वीड, यू पेइंग फॉर टेक्नोलॉजी, यू पेइंग फॉर द रॉ मटेरियल्स, राइट। मतलब प्रोडक्शन में यू नीड टू पुट इन मनी टू so that you can get the benefit, so that you can get the final output। तो फार्मिंग में भी वही उसी तरह का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होता है। सो एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, या उस इंसान को वो प्रोडक्शन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए अगर लोन लेना पड़े किसी को, वो लोन का रीपेमेंट करने में हेल्प हो जाए। इस चीज के लिए पीपल डिमांडेड कि गवर्नमेंट एक फ्लोर प्राइस सेटअप कर दे फॉर दीज पर्टिकुलर कमोडिटीज, राइट। The next demand that they had from the movement is
नो रिस्ट्रिक्शन इन इंटरस्टेट मूवमेंट। अब फार्मर्स में क्या होता है, वो कोई उनके फार्म में वो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं, किसी एग्रीकल्चरल आउटपुट का प्रोडक्शन होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट करके बाहर बाहर भेजा जाता है सो दैट इट कैन रीच मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री, राइट। मे बी इट विल ओनली रीच अक्रॉस अ फ्यू स्टेट्स, बट नेवरदलेस व्हाट हैपेंस इज जहां पे फार्मिंग हो रही है उस स्टेट के बाहर भी वो कमोडिटी जा सकता है बिकने के लिए। इट कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स एज वेल, राइट। सो अगर तुम इंटरस्टेट मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू अर्न देयर प्रॉफिट, फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी। अगर वो बाहर जा ही नहीं पा रही है तो वो चीज बिकेगी भी नहीं बाहर, उसको उसी स्टेट के अंदर बेचना पड़ेगा और उससे उतना प्रॉफिट होता नहीं जितना बाहर जाने से उसको होता। सो पीपल डिमांडेड कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दो इंटरस्टेट मूवमेंट पे, एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जानी चाहिए ताकि फार्मर्स को फायदा हो सके। द थर्ड थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट रीजनेबल रेट्स। फार्मर्स नीडेड इलेक्ट्रिसिटी एंड डिमांड ये था कि गारंटीड सप्लाई रही इलेक्ट्रिसिटी की। मतलब ये नहीं कि तुम कभी देते हो कभी नहीं देते हो, काट लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भी पे करे और तुम हमें पूरा टाइम इलेक्ट्रिसिटी दे भी नहीं रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी एट मैक्सिमम टाइम्स एंड यू कैन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं वो मान सकते हैं, बट ये नहीं कि दिन में 6-6 5-5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, राइट। So this was one of their demands that you need to guarantee us that you will provide us electricity and that too at reasonable rates। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिमोट एरिया है या रूरल विलेज एरिया है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाई कॉस्टिंग पे प्रोवाइड करेंगे, हाई प्राइसेस में प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेंसिव रेट्स में प्रोवाइड करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। पीपल शुड गेट इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट्स। द फोर्थ थिंग इज वेविंग ऑफ लोन रीपेमेंट्स ऑफ फार्मर्स। ओके, सो फार्मर्स प्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए या कल्टीवेशन कैरी आउट करने के लिए लोन्स लेते हैं, राइट। सो बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी देमसेल्व्स टू पुट इनटू कल्टीवेशन, उनको तरह तरह की चीजें खरीदनी होती है, उनको एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल टूल्स या मशीनरीज होती है उन्हें वो खरीदना पड़ता है, उन्हें सीड्स खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब चीजें चाहिए होती है एक प्रॉपर आउटपुट बनाने के लिए, एक अनअफेक्टेड अच्छा क्वालिटी का आउटपुट बनाने के लिए, राइट। तो इन सब चीजों के लिए फार्मर्स के पास पैसा नहीं होता है, उनको बोरो करना पड़ता है, उनको मतलब उनसे भी बड़े जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स है या बड़े फार्मर्स है उनसे बोरो करना पड़ता है या रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स से बोरो करना पड़ता है। तो ये जो लोन आता है ये उन्हें पे भी करना पड़ता है आफ्टर देयर आउटपुट इज सोल्ड, जब इनका प्रोडक्ट बिक जाता है मार्केट में। हालांकि इतना पैसा तो नहीं कलेक्ट हो पाता है बट फिर भी जितना भी हो रहा है यू नीड टू रीपे दैट लोन। सो फार्मर्स डिमांडेड दैट लोन रीपेमेंट शुड बी फॉरगिवन because they are not in a position to repay that loan as well. Okay, so the fifth thing is provision of government pension to farmers. The farmers of BKU also demanded कि हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भी मिलनी चाहिए फार्मर्स को, because it will help them more. उनका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा और बेटर हो सकता है if the government were willing to help them, right? So these because the farmers were already poor, right? No matter how much they could produce, the majority of the farmers, they were not very well off. They were not thriving in the farming business. They were not earning too much profit from it, right? So the general financial condition of the farmers is basically poor. So these were the demands of the members of the BKU when they had the protest in Meerut, right? So हम देखते हैं Meerut protest में क्या हुआ था. Basically it happened in January 1988 and the BKU or the members of that movement were willing to pressurize the government through rallies, demonstrations, etc. They were also jail bharo agitations like courting imprisonment, right?
सो इन चीजों के थ्रू वो जो है गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते थे और गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहते थे कि हाँ हमारी डिमांड्स तुम सुन लो, यू पे अटेंशन टू अस एंड यू लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग. दिस इज देयर वे ऑफ प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट. So the second thing is the movement actually happened in villages in western UP and adjoining regions, right? It also actually extended till as far as the national capital. वहाँ पे भी इस movement का काफी effect हुआ था, वहाँ पे भी काफी protests हुए थे BKU के members के through. और जो है western UP is the area where the movement actually originated, और आसपास के जितने भी regions थे, जो भी adjoining regions थे, उन जगहों में भी ये movement जो है ये फैला था. It spread till all these areas, right? The third thing is about the caste linkages of farmers. So ये movement operate ऐसे करता था कि जो farmers थे, बहुत ही बड़ा community है farmers का, and they all belong to the same caste, the same community. So जो भी इनका funds या resources या चीजों की allocation जो है, चीजों की distribution जो है, जो network था, वो इन farmers के caste linkages की वजह से बनता था. They all belonged to the same community and that's why they had a network of these farmers in the adjoining regions wherever the movement was operational. That is how the movement actually operated, because of this caste linkages of farmers. And the fourth thing about the movement is it was a pressure group and there was no political association. So ये जो BKU वाला farmer movement है, ये एक pressure group था. प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपने डिमांड्स के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए रखती है until the government accedes to their demands. इनका कोई पॉलिटिकल टाई अप नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन या किसी पार्टी के साथ कुछ नहीं होता है. They are just a organization, a movement group which is only there to protest against something wrong that is happening to them. और उनके अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड्स हैं, कोई मांगे हैं गवर्नमेंट से, उन चीजों का वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, उन चीजों के खातिर वो प्रोटेस्ट या स्ट्राइक एक्टिविटीज कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर व्हाट प्रेशर ग्रुप्स आर. सो द BKU वाज वन ऑफ दोज प्रेशर ग्रुप्स एंड इट हैड नो पॉलिटिकल एसोसिएशन. नाउ लेट अस लुक एट द शॉर्टफॉल्स ऑफ द BKU मूवमेंट. शॉर्टफॉल्स इज लाइक कहाँ मूवमेंट में कोई खामती रह गई और क्यों ये मूवमेंट और बेटर हो सकता था बट नहीं हो पाया. So the first thing is the movement lacked any formal organization and it was based on clan networks. जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये मूवमेंट जो है ये कास्ट लिंकेजेस पे बेस्ड था. ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और इसी वजह से मूवमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि ये बेसिकली फार्मर की जो ये क्लैन नेटवर्क थे उसके बेसिस पे था और मूवमेंट का कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो इसीलिए ये मूवमेंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया. देन देयर वाज नो पॉलिटिकल टाइज. नाउ इफ यू डोंट हैव एनी पॉलिटिकल टाई अप विथ एनी पार्टी और एनी person belonging to the government, it gets really difficult for the government to hear your voice. Like तुम्हारे पास अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई टाई अप है, what you can do is you can take advantage of that tie up and you can influence the government to get something done, right? Because that tie up will help you. अगर तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी से तुम्हारा कोई एसोसिएशन है, that association actually carries a lot of volume and weightage that will help in getting your demands fulfilled. Since the BKU was an independent pressure group and it had no political ties, that's why it was really hard for them to get the government to listen to what they are saying. उनके लिए काफी डिफिकल्ट था गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ करना और गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराना, because they were operating as an independent pressure group. Okay, now the third thing is they were active only in prosperous states. जिन जगहों में प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, जिन जगहों में फार्मिंग से बेनिफिट हो रहा था या फार्मिंग खुद डेवलप कर रही थी,
बीकेयू उन जगहों में एग्जिस्ट करती थी, ये मूवमेंट उसी उन्हीं जगहों में ऑपरेशनल थी इन द प्रॉस्परस स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जो मोर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स थे, इन जगहों में बीकेयू का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो ये एक और ड्रॉबैक है। The fourth thing is they grew only cash crops. Now most farmers in our country grow food grains, right? Food crops. But members of the BKU grew only cash crops. They had no incentive for growing food crops, क्योंकि cash crops से जो है, as the name implies, ज्यादा profit मिलता है लोगों को, right? Farmers को ज्यादा profit मिलता है। ये जो commodities है, ये जो crops है, वो ज्यादा बिकते हैं और ज्यादा expensive बिकते हैं, more than food crops. So that actually put the farmers in a better position for profit. So these are where the BKU, what the shortfalls of the BKU were, or these are how the movement was lagging behind. So that's all we know about the BKU. Basically जो भारतीय किसान यूनियन है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड नहीं है, it extends to across a few areas, a few states. Or the main movement that we're studying about right now happened in January 1988 in Meerut, which is in UP. उस वक्त लोग इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ाने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस, बहुत कुछ किया था। और बीकेयू का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक प्रेशर ग्रुप है विदाउट एनी पॉलिटिकल टाई अप, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स के क्लैन नेटवर्क्स के ऊपर चलता है। और जो है सारे फंड्स और रिसोर्सेज जो एलोकेट होते हैं, ये सारे इन क्लैन नेटवर्क्स के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। और दीज आर द शॉर्टफॉल्स and these were the demands, and you need to actually study the demands because this can come in papers, in questions. So these are really important, and that's all we need to know about the Bharatiya Kisan Union.